स्टूडेंट्स, आज हम शुरू कर रहे हैं किंगडम मोनेरा। तो किंगडम मोनेरा के जो मेंबर्स हैं वो हैं बैक्टीरिया। बैक्टीरिया सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं हमारी धरती पर, और ये लगभग लगभग सारी जगहों पे पाए जाते हैं। इवन अगर हम सॉइल उठा करके देख लें तो सॉइल के अंदर हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया हमको मिल जाएंगे। बैक्टीरिया हर हैबिटेट में पाए जाते हैं। कठिन से कठिन परिस्थितियों में रह सकते हैं, जैसे कि गर्म पानी के स्रोत, हॉट स्प्रिंग्स, रेगिस्तान, बर्फ, गहरे समुद्र। इन सब जगहों पर जहाँ पे लाइफ की अदर फॉर्म्स को सरवाइव करना डिफिकल्ट हो जाता है, वहाँ पर हमें बैक्टीरिया देखने को मिलते हैं। बहुत सारे तो ऐसे हैं जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के ऊपर या उसके अंदर पैरासाइट्स की तरह रहा करते हैं। बैक्टीरिया को अगर हम उनके शेप के बेसिस पर डिवाइड करें, क्लासिफाई करें, तो हम उनको 4 कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहली कैटेगरी है स्फेरिकल बैक्टीरिया, जिनको कोकस कहा जाता है। सेकेंड इज द रॉड शेप्ड बैसिलस। तो बैसिलस जो होते हैं उनका आकार रॉड के जैसा होता है। थर्ड कैटेगरी इज द कॉमा शेप्ड विब्रियो। तो इनका आकार आप देख रहे हैं कॉमा के जैसा होता है। एंड फोर्थ इज द स्पाइरेलम। तो जो स्पाइरेलम होते हैं वो कुछ इस तरीके से स्पाइरली कॉइल्ड होते हैं। तो इस तरह से हम बैक्टीरिया को बेस्ड अपॉन द शेप्स हम उनको उनको क्लासिफाई कर सकते हैं 4 कैटेगरीज में। बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल होता है। आप सबको तो पता ही है कि जो बैक्टीरिया होता है ये एक प्रोकैरियोटिक सेल होता है, और बैक्टीरिया सिंपल तो दिखाई देता है, लेकिन जो इसका बिहेवियर है वो बड़ा कॉम्प्लेक्स है। बिकॉज ये ऐसी कॉम्प्लेक्स हैबिटेट्स में रह पाते हैं तो इसका मतलब कॉम्प्लेक्स बिहेवियर शो कर सकते हैं। Compared to many other organisms, bacteria as a group show the most extensive metabolic diversity. इसका मतलब ये है कि जो इनके पास मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं वो बहुत बहुत अलग अलग प्रकार के हैं। अलग अलग काइंड्स के सबस्ट्रेट्स का ये यूज़ कर सकते हैं। SUBSTRATES, सबस्ट्रेट्स का मतलब है अ, वो सब्सटेंसेस जिनको ब्रेक डाउन करके ये एनर्जी ले सकते हैं। तो अलग अलग काइंड्स के सबस्ट्रेट्स का यूज़ कर सकते हैं और अपना जो है जीवन चला सकते हैं। डिफरेंट काइंड्स के मेटाबॉलिक रिएक्शंस हमें देखने को मिलेंगे इनके अंदर, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के, बिकॉज ये अलग अलग हैबिटेट्स में रह सकते हैं। कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक होते हैं जो अपना फूड खुद बना सकते हैं, और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का इस्तेमाल करके ये ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को फॉर्म कर सकते हैं। अब ऑटोट्रॉफी में या तो ये फोटोसिंथेटिक हो सकते हैं या केमोसिंथेटिक हो सकते हैं। फोटोसिंथेटिक तो जैसा कि नाम बता रहा है, सनलाइट का यूज़ करके अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, जबकि केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया वो हैं जो केमिकल्स का यूज़ करते हैं और उससे अपना फूड बनाते हैं, उससे अपनी एनर्जी ऑब्टेन करते हैं। बहुत सारे बैक्टीरिया हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं। तो यानी अगर बैक्टीरिया को ऑन द बेसिस ऑफ फूड हम उसको क्लासिफाई करें तो दो बेसिस में हम उसको दो कैटेगरीज में ला सकते हैं, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक। लेकिन ऑटोट्रॉफिक कम है, हेटेरोट्रॉफिक ज़्यादा होते हैं। तो हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया वो हैं जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर या डेड ऑर्गेनिक मैटर पर अपने खाने के लिए, अपने फूड के लिए डिपेंडेंट होते हैं। अब बैक्टीरिया को जब हम डिवाइड करते हैं तो क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़, तो फिर हम उनको दो मेजर ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। पहला है आर्के बैक्टीरिया और दूसरा है यू बैक्टीरिया। तो ये जो आर्के बैक्टीरिया है ये बड़े स्पेशल होते हैं। दीज आर स्पेशल बिकॉज दे लिव इन मोस्ट हार्श हैबिटेट्स सच एज एक्सट्रीमली सॉल्टी एरियाज। तो वो बैक्टीरिया जो सॉल्टी एरिया में रहते हैं, यानी ऐसी जगहों पर रहते हैं जहाँ नमक बहुत होता है या जहाँ सॉल्ट्स बहुत होते हैं, उनको हम हेलोफाइल्स कहते हैं। फाइल्स का मतलब होता है दे लव दैट कंडीशन, ओके, सॉल्टी कंडीशन को चाहने वाले।
तो एक्सट्रीम सॉल्टी एरिया में रहने वाले बैक्टीरिया, ये काफ़ी हार्श कंडीशन है, ऐसी कंडीशन में दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का रहना मुश्किल होता है, लेकिन बैक्टीरिया वहाँ रह सकते हैं। तो सेकंड है हॉट स्प्रिंग्स में पाए जाने वाले बैक्टीरिया, थर्मो एसिडोफाइल्स उनको हम कहते हैं। थर्ड इज मार्शी एरियाज में, यानी दलदली इलाकों में ये पाए जाने वाले बैक्टीरिया, जिनको हम मिथाइनोजेंस के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से जो बैक्टीरिया हैं वो अलग अलग एक्सट्रीम हैबिटेट्स में रह सकते हैं। और ये कौन से ग्रुप का पार्ट है? आर के बैक्टीरिया का। याद रखिएगा, आर के बैक्टीरिया जो हैं वो आम जो दूसरे बैक्टीरिया हैं उनसे कैसे अलग हैं। आर के बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है ये डिफरेंट होती है फ्रॉम द नॉर्मल बैक्टीरिया दैट वी सी अराउंड अस। और इस सेल वॉल के चेंज के कारण सेल वॉल जो है ये केमिकली काफ़ी डिफरेंट होती है, और इस वजह से ये एक्सट्रीम कंडीशंस में आसानी से सरवाइव कर जाते हैं। आर के बैक्टीरिया अपने सेल वॉल के बदलाव की वजह से, अपने सेल वॉल के स्ट्रक्चर के बदलाव की वजह से आसानी से ये सरवाइव कर जाते हैं एक्सट्रीम कंडीशंस में। तो ये जो मिथानोजेंस होते हैं ये रूमिनेंट एनिमल्स की गट में भी पाए जाते हैं, जैसे कि काउज, बफेलोज, इनको हम रूमिनेंट्स बोलते हैं। तो इनकी गट में यानी इनके स्टमक में ये पाए जाते हैं, और ये बायोगैस फॉर्मेशन में एक मेजर रोल प्ले करते हैं। और ये बायोगैस कहाँ से आ रही है? फ्रॉम द डंग ऑफ दीज रूमिनेंट्स। तो अब आप देखिए कितनी हार्श हैबिटेट्स हैं, कैसी कंडीशंस हैं, और ये आर्के बैक्टीरिया वहाँ पर सरवाइव कर पा रहे हैं। रीज़न इनकी सेल वॉल का अलग होना। एक बात और याद रखनी है आपको कि जो आर्के बैक्टीरिया हैं ये प्रिमिटिव टाइम्स से सबसे पहले से धरती पर ये प्रेजेंट हैं। तो आर्के बैक्टीरिया काफ़ी पुराने हैं। सेकेंड ग्रुप आता है दैट इज़ द यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया में हज़ारों टाइप के बैक्टीरिया हैं, डिफरेंट डिफरेंट, जिनको हम ट्रू बैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं। इनके पास एक रिजिड सेल वॉल होती है। अगर ये मोटाइल हैं तो इनके पास फ्लैजिलम भी आती है। फ्लैजिलम इनको मूवमेंट करने में हेल्प करती है। साइनोबैक्टीरिया भी इसी ग्रुप के अंदर आता है, जिनको हम ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से जानते हैं। ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं। इनके पास क्लोरोफिल ए पाया जाता है, और ये क्लोरोफिल ए आपको ग्रीन प्लांट्स के पास भी मिलेगा। तो एक तरीके से साइनोबैक्टीरिया में और ग्रीन प्लांट्स में कुछ सिमिलरिटीज़, आप केमिकली अगर आपसे पूछा जाए कि सिमिलरिटी क्या है, तो आप कह सकते हैं कि जिनका फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है वो बिल्कुल एक जैसा है। तो साइनोबैक्टीरिया को हम फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ भी कहते हैं। साइनोबैक्टीरिया यूनिसेलुलर हो सकते हैं, कोलोनियल हो सकते हैं यानी आपस में मिलकर के कॉलोनी फॉर्म कर सकते हैं, या फिलामेंटस हो सकते हैं यानी अलग अलग साइनोबैक्टीरिया के जो सेल्स हैं वो आपस में मिलकर के फिलामेंट्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। जस्ट वेट, ओके, ठीक है। इसके अलावा जो हैबिटेट्स हैं साइनोबैक्टीरिया की वो क्या हो सकती हैं? देखिए, ये फ्रेश वाटर में पाए जा सकते हैं, मैरीन वाटर में पाए जा सकते हैं, और इवन ये टेरेस्ट्रियल मॉइस्ट कंडीशंस में पाए जा सकते हैं। मतलब ज़मीन के ऊपर जहाँ मॉइस्ट कंडीशंस हो सकती हैं वहाँ पर ये मिल सकते हैं आपको। जो साइनोबैक्टीरिया की कॉलोनीज होती हैं, यानी बहुत सारे साइनोबैक्टीरिया जहाँ पर मिल कर के रहते हैं, वहाँ पर इनके ऊपर जिलेटिनस शीथ हो सकती है, जिसके कारण ऊपर से चिपचिपापन सा आ सकता है, या आप ये कह सकते हैं चिकना चिकना टाइप का कुछ हो सकता है इनके सरफेस पर, इनकी वजह से। दे ऑफन फॉर्म ब्लूम्स इन द पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज। तो पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज में आपने देखा होगा जो पानी जहाँ पर पानी इकट्ठा होता है तालाबों में और पानी ज़्यादा निकल नहीं पाता वहाँ से, वहाँ पर आप देखते हैं कि कुछ हरे हरे कलर का वहाँ पर डेवलप होने लग जाता है पानी के ऊपर, इसको ब्लूम बोलते हैं। और इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज़ में आपको आसानी से साइनोबैक्टीरिया देखने को मिल जाएंगे। कुछ साइनोबैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का फिक्सेशन कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास हेट्रोसिस्ट होते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको शो किया गया है नॉस्टॉक। नॉस्टॉक इज़ अ फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी, यानी ये साइनोबैक्टीरिया की फिलामेंट है। फिलामेंट के अंदर बहुत सारे साइनोबैक्टीरियल सेल्स आपको मिलेंगे जो एक के बाद एक लगे होते हैं। तो ऊपर आपको क्या दिखाई दे रहा है? म्यूसिलेजिनस शीथ। तो म्यूसिलेजिनस शीथ इसको ऊपर से चिकना चिकना बना देती है, और बीच में ये साइनोबैक्टीरियल सेल जो है ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम कर रहा है। तो ऐसे सेल को जिसने अपने आप को नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए चेंज कर लिया है
उसको हम बोलते हैं हेटेरोसिस्ट। तो ये स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। ये आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? ये आपको नॉस्टॉक और एनाबिना में देखने को मिलेंगे। नॉस्टॉक और एनाबिना क्या है? साइनोबैक्टीरिया है। इसके बाद अगली कैटेगरी है केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। तो केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया अलग अलग प्रकार के इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को ऑक्सीडाइज करते हैं, जैसे कि नाइट्रेट्स हैं, नाइट्राइट्स हैं, अमोनिया है, और जो एनर्जी निकलती है ऑक्सीडेशन से इनके, उस एनर्जी का इस्तेमाल अपने एटीपी को बनाने के लिए करते हैं। तो इस तरीके से जो केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया हैं ये अपना एटीपी जनरेट कर पाते हैं, और अब ऐसा करने से ये न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग में बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं, बिकॉज नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, सल्फर, इनकी जो बायोजियोकेमिकल साइक्लिंग है नेचर में, उसमें ये केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सबसे बड़ा ग्रुप है बैक्टीरिया का हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया, जो कि सबसे ज़्यादा एबंडेंट होते हैं हमारे अर्थ पर। ज़्यादातर डिकम्पोजर्स हैं और इनका ह्यूमन बींग्स की लाइफ पर और ह्यूमन बींग्स की लाइफ की क्वालिटी पर काफ़ी इम्पैक्ट है। आपने कर्डलिंग के प्रोसेस के बारे में तो अच्छे से सुना ही होगा। कर्ड का फॉर्मेशन लैक्टोबैसिलस के हेल्प से होता है। एंटीबायोटिक्स का प्रोडक्शन भी बैक्टीरिया करते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी बैक्टीरिया इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कुछ बैक्टीरिया जो हैं वो विनेगर के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। इस तरह से अलग अलग इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन हम बैक्टीरिया से करा सकते हैं, और इंडस्ट्रियल वे में उनका यूज़ भी किया जाता है। लेकिन इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की जब बात की जाती है बैक्टीरिया की, तो अच्छी बातों का के साथ साथ बुरी बातें भी हमको ध्यान में रखनी है। जैसे कि ये पैथोजेनिक हैं, यानी डिसीज कॉज कर सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्रॉप्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं जिसको हम ग्रो करते हैं, हमारे फार्म एनिमल्स को और इवन हमारे पेट्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं। कॉलेरा, टाइफॉइड, टेटनस, सिट्रस कैंकर, ये कुछ ऐसी डिसीजेज हैं जो बैक्टीरिया से होती हैं और हमारे लिए कंसर्न है। बैक्टीरिया का जो रिप्रोडक्शन करने का तरीका है, जो बेसिक तरीका है उसका, वो है बाइनरी फिजन। कभी कभी बैक्टीरिया जब अनफेवरेबल कंडीशंस आ जाती हैं तो स्पोर का फॉर्मेशन भी कर लेते हैं। लेकिन ये जो बाइनरी फिजन है ये बड़ा सिंपल है। बाइनरी फिजन में आप देखते हैं कि एक बैक्टीरियल सेल जो है वो दो सेल्स में डिवाइड हो जाता है, और जो उसका न्यूक्लियर मटेरियल है वो भी डिवाइड हो जाता है। तो दिस इज द सिंपल asexual method of reproduction shown by bacteria. They can also form spores, and then spores can when favorable conditions come back, spores can again form the bacteria. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो अनकॉमन है, ठीक है ना, कभी कभी देखा जाता है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बैक्टीरिया जो है देखे जाते हैं। कॉन्जुगेशन एक तरीका है, कॉन्जुगेशन, जिसमें एक बैक्टीरिया अपने प्लाज्मिड को दूसरे बैक्टीरिया के अंदर भेज देता है कॉपी करके। मतलब एक बैक्टीरिया के पास प्लाज्मिड है, उस प्लाज्मिड को वो कॉपी करता है, और सपोज दिस इज द फर्स्ट बैक्टीरिया, तो ये क्या करता है, इसके पास पाइलस होता है, दिस स्ट्रक्चर, इसको पाइलस बोलते हैं। तो सपोज ये प्लाज्मिड है और ये न्यूक्लियोइड है, तो अब क्या होगा, ये प्लाज्मिड कॉपी होगा और ये दूसरा जो बैक्टीरिया है इसके पास भी पाइलस होगा, तो ये पाइलस के थ्रू कांटेक्ट में आ जाएंगे, एंड देन क्या होगा, जो प्लाज्मिड है वो एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया के अंदर पहुंच जाएगा। तो इस तरह से इसका कुछ जेनेटिक मटेरियल दूसरे बैक्टीरिया के अंदर आ गया। इस तरीके से इसने अपने जेनेटिक मटेरियल को यहाँ पहुँचा दिया, जिससे कि वेरिएशन आ गया नए बैक्टीरियम में भी। तो उसके बाद फिर ये बाइनरी फिजन कर सकते हैं। तो इसको हम सेक्सुअल प्रोडक्शन के अंदर कंसिडर कर लेते हैं, बिकॉज यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल मिक्स हो रहा है दो बैक्टीरिया का। तो इस तरह से आप उसको समझ सकते हैं। अगला ग्रुप है इसमें किंगडम मोनेरा में, दैट इज द माइकोप्लाज्मा।
माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल नहीं होती। देखिए बाकी सारे इस ग्रुप जो किंगडम मोनेरा के मेंबर्स हैं उन सबके पास सेल वॉल प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल एब्सेंट होती है। इस वजह से दे कैन चेंज देयर शेप, इनका शेप बदल सकता है। दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स नोन। तो आपने PPLO के बारे में अगर नहीं सुना है तो इसका फुल फॉर्म समझ लीजिए, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। PPLO इज अ माइकोप्लाज्मा, ठीक है ना, PPLO। और ये सबसे छोटा सेल होता है जिसको हम जानते हैं। दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन इन द एनएरोबिक एनवायरनमेंट, ओके। और ये जो माइकोप्लाज्मा है ये भी हमारे लिए इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये पैथोजेनिक होते हैं, एनिमल्स में और प्लांट्स में डिसीज कॉज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज हमने किंगडम मोनेरा के बारे में पढ़ा, बहुत जनरल और सिंपल वे में पढ़ा। अलग अलग इनके ग्रुप्स होते हैं, इनके अलग प्रॉपर्टीज़, इनका क्लासिफिकेशन सिंपल वे में हमने पढ़ा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।